आसिम मुनीर साहब की काविशों से ये मामला आज हमने देखा कि उधर सदर भी हुए, सीज फायर भी हुआ, हॉर्मुज़ भी खुली, ईरान के और टैंकर्स भी निकले और दुनिया भर में एक पाकिस्तान का मकाम जो है वो बना माना गया। माँ सिवाय मोदी जैसे जो दो चार बेवकूफ़ हैं जो पाकिस्तान का नाम लेने से घबराते हैं कतराते हैं, उसने अपने ट्वीट में भी कोई पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, जैसे था ही नहीं पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान ही कोई वजह थी जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँचे। खुद डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को एडमिट करते हैं, एक बार नहीं 10 दफ़ा उन्होंने नाम लेकर एडमिट किया है। चाइना इसको एडमिट करता है जो दुनिया की बड़ी ताकत है। ईरान जो इसके अंदर एक बहुत बड़ा हरीफ था इस सारी जंग के अंदर, वो खुद इस चीज़ को एडमिट करता है कि पाकिस्तान की काविशों की वजह से ये यहाँ तक मामला पहुँचे हैं। ईरान में जो सेलिब्रेशन हुई उसके अंदर पाकिस्तानी झंडों को उठा के चूमा गया, उनको लहराया गया और दुनिया ने माना कि पाकिस्तान ने एक सालिस का किरदार जो अदा किया है, जिससे बहुत बड़ा मुस्लिम उम्मा का नुकसान जो हो सकता था मुमकिन तौर पर सारी मुस्लिम उम्मा इस जंग के अंदर घसीटी जा सकती थी, एक आबकून का जरिया हो सकता था, खुदा न खास्ता जानों का ज़िया हो सकता था, उसे रोका गया। और अगेन मैं कहना चाहूँगा कि ये जनरल आसिम मुनीर की काविशों से हमारे उनके साथ कोई ज़ाहिर की दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन कोई सियासी खिलाफात हो सकता है, नज़रियाती खिलाफात कोई रख सकता है, कोई अपना नज़रिया अलग रख सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान की बात है क्योंकि ये इसमें पाकिस्तान की फतह हुई है, पाकिस्तान की जीत हुई है, कोई शख्सी जीत नहीं है, ये पाकिस्तान की जीत हुई है। और अगर किसी शख्स ने किरदार अदा किया तो मैंने आपको बताया कि हमारी नज़र में वो सिर्फ और सिर्फ जनरल आसिम मुनीर है। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, तो ज़ाहिर है कि वो जिस तरह भी वज़ीर आज़म बने, फॉर्म 47 के जरिए बने या जिस तरह भी जो मुमकिन हुआ बन गए, तो लाइमलाइट उनके हिस्से में भी है। और वहाँ कोई भी बैठा होता, आप में से कोई बैठा होता, हमें से फॉर्म 47 में तो कोई भी बैठ सकता है ना भैया हमें से, तो वो कोई भी बैठा होता तो वो भी यही लाइमलाइट इंजॉय कर रहा था, बट हकीकतन इनका किरदार इसके अंदर नहीं रहा। सो मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जो इस वक्त पाकिस्तान की इस फतह को यानी एज ए नेशन एज ए कौम इसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये वो वक्त है कि जिस वक्त हम नारे मारते थे नए पाकिस्तान के, ये है नया पाकिस्तान, जिसमें हम नारे मारते थे तब्दीली के, ये है तब्दीली। हम कहते थे ना, हमारा ख्वाब था, एक विजन था, आज भी था कि पाकिस्तान पे ऐसा वक्त आएगा कि दुनिया पाकिस्तान की तरफ देखेगी, लोग नौकरियाँ ढूंढने पाकिस्तान आएंगे, हरे पासपोर्ट की इज्जत होगी, तो आज हो रही है ना भाई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक लम्हा है, फखरिया लम्हा है पाकिस्तान के लिए कि हम अपने मुल्क को, अपनी कौम को एक ऐसी जगह पर ले आए हैं जो बड़े अरसे के बाद अपने आप को पाकिस्तानी कहने पे दुनिया में कहीं भी है फख्र महसूस होता है कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं उस मुल्क से हूँ जिसने ये सुलह कराई, मैं उस मुल्क से हूँ जिसने बुनियाद मसूद का किया, मैं उस मुल्क से हूँ जिसने हिंदुस्तान को शिकस्त दी, उनके साथ 8 जहाज गिराए। तो ये तय दर पर ये चीज़ें होती चली गई जिनको हम मैं समझता हूँ कि हमारी नेशन को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आप किसी जमात से करो, जमात इस्लामी से हो, वो JUI से हो, PTI से हो, पीपल्स पार्टी से हो, PMLN से हो, अपने अपने जो खिलाफात हैं, नज़रियाती खिलाफात हों, सियासी खिलाफात हों, फिर तरफ रखें, इस चीज़ को हमें ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। तो एक तो मैं ये कौम को मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ आपकी कैमरों की मदद से, आपकी मीडिया की मदद से, और मेरी दरख्वास्त ये भी थी कि जब हम किसी अचीवमेंट पर पहुँचते हैं, मुनासिब कौम हम एक अचीवमेंट पर पहुँचते हैं, तो हमें उसे एक कौम की तरह, एक नेशन की तरह सेलिब्रेट भी करना चाहिए। तो एक चीज़ तो ये थी, दूसरा ये था कि जो हमारी जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, मेरा तो ये ख्याल है कि शायद ये इनका तो अभी जो कहते हैं ना वक्त हुआ चाहता है, तो वो वक्त हुआ चाहता है जो है वो कुछ नज़र आने लगा है। ये मेरी अपनी राय है, हमारी अपनी राय है, मुमकिन है गलत, क्योंकि ये आज तक ये अब इकोनॉमी की बात फवाद चौधरी करेंगे, मैं सिर्फ प्रीफेस आपको कह दूँ कि आज तक ये जो 5 बजट इन्होंने दे दिए, छठा बजट तो किसी मुंतखब हुकूमत ने दिया नहीं, मुंतखब तो नहीं है, लेकिन एनीवे छठा बजट किसी हुकूमत ने दिया नहीं, किसी हुकूमत ने देखा नहीं छठा बजट, और ये 5 बजट इनके हो गए। अब यहाँ से क्या जवाब शुरू होगा या उरूज शुरू होगा?
अगला बजट अगर ये देते हैं तो क्या वो पाकिस्तान को टेक ऑफ की तरफ लेके जाएगा, इनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा, या आज से इनका इस बजट के बाद से सवाल शुरू होगा? उसके ऊपर सारी डिटेल्स फवाद चौधरी साहब आपको देंगे। मैं चाहूँगा इससे पहले कि फवाद चौधरी साहब बात करें, बैरिस्टर साहब साहब आप थोड़ा सा ये इंटरनेशनल सिनेरियो के ऊपर अगर अपनी राय देना चाहें। जैसे कि इमरान इस्माइल साहब ने बात की, ईरान अमेरिका का जो माहिदा हुआ, अमन का क़याम हुआ और दुनिया एक बहुत बड़े आलमी ख़तरात से जो लाहक थे उनसे हमें निजात मिली, अमन कायम हुआ। और इसमें यकीनन फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का एक कलीदी किरदार रहा है। उन्हीं की कोशिशों से, उन्हीं की काविशों से आज दुनिया को अमन का ये दिन देखना नसीब हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी तौर पर एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था अमन को, अब उस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की एक और शक्ल जो पाकिस्तान को दरपेश है, जो वजूदी ख़तरा हमें लाक है, जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त मामला चल रहे हैं, दहशतगर्दी का जो एक सैलाब है, एक तूफ़ान है जिसका हम काफ़ी सालों से सामना कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर जिस सूबे से मेरा ताल्लुक़ है, खैबर पख्तूनख्वा, और साथ ही सूबा बलूचिस्तान, ये दोनों तो बराह रास्त दहशतगर्दी की ज़िद में है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस कामयाबी को जो बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को मिली, जो पजीराई मिली, इस कामयाबी को अब ट्रांसलेट होना चाहिए कौमी सतह पर, और उसके नतीजे में अमन के क़याम के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक ऐसा लाए अमल हमें अब देना चाहिए कौम को जो कि तवीलुल मुद्दती भी हो और जो सस्टेनेबल भी हो। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि दोनों अपोजिशन पार्टी जो कि सिंध में कहलाती हैं या कराची में आप कराची एक MQM है और एक PTI है। MQM आपस में लड़ के उनको अपने लड़ाई झगड़ों से फुर्सत नहीं मिलती और PTI को भी अपने लड़ाई झगड़ों से फुर्सत नहीं मिलती, और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ के लोगों के लिए बेहतरी के लिए। कहाँ से? देखिए, जब तक अपोजिशन नहीं होगी किसी हुकूमत में, आप क्या तवक्को करते हैं कि चीज़ें बेहतर कैसी होगी? न वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, न वहाँ पे जो है मैं कहूँगा कि बाकी में आज हम 70 साल के बाद भी हम वही बात कर रहे हैं, सड़कों की बात कर रहे हैं, चीज़ों की बात कर रहे हैं जो कि इसकी ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं MQM से PTI से ये कहूँगा कि आप लोग अपने इख्तलाफात ख़त्म करें आपस के, और आप लोग आवाम पे ध्यान दें ताकि जो है वो जो है कराची के इश्यूज़ को सॉल्व किए जाए। पीपल्स पार्टी के ऊपर देखें, अगर आप तनकीद करते हैं तो तनकीद करें इस्लाह के लिए, तनकीद बराए तनकीद ना करें, चीज़ों को बेहतर करें। मैं देखें ना KPK में और सिंध में कोई फ़र्क तो नहीं रहा। PTI जो है की भी वही हालत है KPK की जो कि सिंध की हालत है। वहाँ पे भी जो कहते हैं 14 साल की हुकूमत PTI ने की, वहाँ पे भी तरक्की नहीं हुई। सिंध में 14 साल की हुकूमत हो गई, उधर भी तरक्की नहीं हुआ। अब आप बात करते हैं तो देखें, मैं आपको ये भी कहूँ कि देखें जो पिछले चीफ मिनिस्टर साहब थे वो कम से कम चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जा रहे थे। अली अमीन गंडापुर साहब चीज़ों को मुफाहमत की तरफ ले जा रहे थे, चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही थी। इस वक्त वो भी जो है उनको हटा दिया गया। यहाँ पे जो वहाँ पे भी जो बाजार गर्म हुआ है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आपको सबको मालूम है वहाँ पे भी क्या हालत है और सिंध में भी क्या हालत है। तो चीज़ों को हमें बेहतर की तरफ ले जाना चाहिए। हम यही कहते हैं। हम देखें, आज हमने जो है इतने बड़े बड़े इश्यूज़ को सॉल्व किए। पाकिस्तान में बैठ के ईरान का और अमेरिका का और इजराइल का इतना मेजर इशू सॉल्व किया, तो हम अपने इंटरनल इश्यूज़ क्यों नहीं सॉल्व करते? जी, किस तरह से और आगे बढ़ाते हैं। महबूब चौधरी साहब ने, बैरिस्टर साहब साहब ने, इमरान इस्माइल साहब ने जो बातें की हैं, बैनुल-अक़वामी कामयाबियाँ तो हमें मिली हैं, इसमें जो कोई शुबा नहीं है। और हमारा लेकिन बुनियादी अब इंटरेस्ट ये है कि ये जो बैनुल-अक़वामी कामयाबी है ये पाकिस्तान में भी तो ट्रांसलेट होगा। मसला ये आ रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, देखिए 12 बजट उन्होंने पेश किए हैं बतौर वज़ीर आला और 5 बजट उन्होंने पेश किए हैं बतौर वज़ीर आज़म। अब 17 बजट पेश करने के बाद अब आप मुझे बताइए वो अब क्या करेंगे कि उनका इकोनॉमिक विजन हमारे सामने आए।
وہ تو کہہ رہے تھے مجھے 3 سال دے دیں اسٹیبلشمنٹ کی مجھے سپورٹ ہو جائے گی میں تو دنیا بدل دوں گا. اور آج آپ کے سامنے جو بجٹ آیا ہے اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ہم آج جو 5واں بجٹ شہباز شریف صاحب نے پیش کیا ہے اس کے بعد ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ پہلی بار 0.21% سکڑ گئی ہے الٹا پڑنے کے بجائے. ہمارا جو اس وقت انفلیشن ہے جو مہنگائی ہے اس کا آپ صرف اندازہ اس بات سے لگا لیں کیونکہ آپ سارے کچھ سیلریڈ کلاس ہیں اور یہ جو ہمارے سرکاری ملازم ہیں اور جو سارے سیلری کے لوگ ہیں 4 سالوں میں 56% ان کی سیلری جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے اور 165% ان کا ٹیکس انکریز ہوا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو 56% بڑھا ہے اور 165% ٹیکس کو ان کو کیا فائدہ ہوا اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہمارا جو کسان ہے جو ابھی محمود مولوی صاحب بات کر رہے تھے گندم کی 2200 ارب روپیہ 2024 سے لے کے اب تک ہمارا کسان جو ہے وہ ویٹ میں لاس کر چکا ہے کیونکہ حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے. مریم بی بی کو اچانک رات کو چیف سیکرٹری صاحب نے پھونک ماری کہ ہم نے اس سال گندم نہیں خرید لی انہوں نے کہا نہیں خریدتے اور اگلے سال گندم کی جو بوائی ہے وہ 20% کم ہو گئی. ٹھیکہ سارا ہر گاؤں میں جو ہے وہ نیچے چلا گیا. اس کے ساتھ جو انہوں نے سوچا کہ یہ ابھی پورا نہیں ہوئی کسر انہوں نے کہا کہ ہم ریٹیل بند کر دیتے ہیں تو بازار آپ نے 8 بجے بند کر دیے اس سے 100 ارب روپیہ دکانداروں کو نقصان ہو گیا. ریسٹورینٹس کے بزنس جو ہیں وہ بیٹھ گئے. آپ کی اکانومی تو 24 گھنٹے بھی چلنے کی کم تھی. آپ نے اس کے اوپر آسٹیرٹی کے نام کے اوپر جو آپ نے اس وقت ظلم کیا اس کے نتیجے میں دیکھیے پاکستان میں جب عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا تھا ہماری حکومت کو ہٹایا گیا تھا سازش کے تحت ہٹایا گیا تھا اس وقت 6.1% پہ ہم گرو کر رہے تھے. 53 لاکھ نوکریاں پیدا ہوئی تھیں. پوری ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ چل رہی تھی اور ان 4 سالوں میں یہ جو تجربہ کار حکومت آئی جس میں پروفیسر احسن اقبال صاحب ہیں جن کے گھر میں اب ان کے ایک تو ان کے گھروں میں اب بندہ ہی کوئی نہیں بچا جو سرکاری ملازم جس کو اب جو ہے وہ کرانا ہے. سارے جو بڑے تھے وہ سارے سرکاری ملازم ہو گئے مطلب بیٹا بھی بن گیا ہے بہن بھی بن گئی ہے خود بھی وزیر لگے ہوئے ہیں. اور خواجہ آصف صاحب فرما رہے تھے کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب میں بتاتا ہوں مجھے اپنے ضمیر کا بوجھ کم کرنا ہے کہ میں جب اسد کیسر صاحب کے پاس بیٹھتا تھا تو ہمیں جو ملٹری کے لوگ تھے وہ بتاتے تھے کہ آپ نے کیا قانون سازی میں کیا اوپر نیچے کرنا ہے. فیکٹرز کی جو قانون سازی ہوگی پوری دنیا میں اس میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ساتھ بیٹھے گی. سیکیورٹی کے متعلق اگر آپ کی قانون سازی ہو رہی ہے تو وہ ساتھ بیٹھیں گے اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. برائی کی بات وہ ہے کہ جب آپ جا کے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے پاؤں میں پڑ جائیں کہ ہمیں مجھے میری سیٹ دے دیں اور ہمیں ہماری سیٹ دے دیں اور ابھی جب آپ ریحانہ بی بی سے الیکشن ہار جائیں تو پھر فارم 47 لے کے بیٹھے. اگر آپ نے زمین کا بوجھ اس حکومت کے گزرا نے کام کرنا ہے تو بہتر یہ ہے فارم 47 واپس کریں اور فارم 45 کے اوپر جائیں تب زمین کا بوجھ کم ہوگا. اس طرح نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیے 2021 میں جو گندم کی قیمت تھی وہ 55 روپے کلو تھی اب 160 روپے پہ چلی گئی یعنی 191% اضافہ ہو گیا 4 سالوں میں آپ کے گندم میں. چکن جو تھا وہ 100 روپے کا تھا وہ اب 270 روپے کا ہو گیا 170% اضافہ جو ہے وہ چکن میں ہو گیا. پیٹرول جو ہے وہ تو خیر آپ کے سامنے ہے 2021 میں 117 کا تھا 2022 میں 150 کا تھا اب 400 کے اوپر چلا گیا یعنی ڈبل سے بھی جو ہے وہ اوپر ہو گیا ہے. کوکنگ آئل جو ہے وہ بھی محمود مولوی صاحب کا جو ہے وہ شعبہ ہے 200 روپے کا تھا اب 390 روپے کا ہو گیا ہے اور 220% اس کے یہ جو ہے اس کے اندر 95% جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا. جو چاول ہے جو 85 روپے کا تھا وہ 165 روپے کا ہو گیا ہے 94% جو ہے وہ چاول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے. چینی کی قیمت جو تھی وہ 130 روپے سے بڑھ کے 200 چینی کی قیمت 75 روپے سے بڑھ کے 164 روپے پہ چلی گئی ہے. دال ماش 130 روپے سے 280 روپے پہ چلی گئی ہے. گھی 200 روپے سے 370 پہ چلا گیا ہے. دودھ 110 سے 200 پہ چلا گیا ہے اور انڈے جو ہیں وہ 95 روپے سے 190 پہ چلے گئے. اچھا اب وہ کیا ہے اب آپ نے قیمتوں کا کمپیریزن یہ دیکھیں. دوسری طرف آمدنیاں کم ہو گئی آپ کا. ہم یہ روز بیٹھ کے میں سنتا ہوں FBR کی اصلاحات کر لیں. بھئی آپ نے شعبہ ہی کون سا چھوڑا ہے جس کے اوپر آپ ٹیکس لگائیں گے؟ آپ کے پاس صرف ایک شعبہ ہے کہ آپ جو سیلریڈ کلاس ہے اس کے اوپر ٹیکس بڑھا دیں
और दूसरा तेल के ऊपर जो है वो अपनी बढ़ाने, कीमत बढ़ाए। और इस बजट के अंदर जो विस्प है, दोबारा पीपल्स पार्टी ने ब्लैकमेल कर लिया। $3 बिलियन जो हैं वो आपने $3 बिलियन जो है वो आपने विस्प को दे दिया।